हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुबोध विद्वा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी व्यूवर की डिमांड की। उन्होंने डिमांड की कि सर कुछ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के संबंध में खास बताइए ताकि हम वाक्य में आसानी से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान सकें। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हम इसे कैसे पहचानते हैं। तो मित्रों, आप जानते हो कि कोई भी सेंटेंस जब हम तैयार करते हैं, चाहे हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करें या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करें, आपको एक चीज़ तो मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ कि अगर हिंदी से अंग्रेजी बनाना है तो पहला शब्द पहले फिर पीछे से बनाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी बनाना है तो भी वही है कि पहला शब्द पहले फिर पीछे से बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीधा तुक्का। लेकिन हमको सही जानकारी होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, वर्ब है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, और इसे हम कैसे पहचानें। तो मित्रों देखें, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर के बना होता है। हो सकता है वाक्य में कॉम्प्लीमेंट ना दिया हो सकता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट ही ना दिया हो। जब कोई वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी तो कर्म भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें जानकारी सबकी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, चर्चा करते हैं। इसमें चार चीज़ें होती हैं। पहला सब्जेक्ट, नंबर 2 पर वर्ब, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, चौथे नंबर पर कॉम्प्लीमेंट। हम बात करते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। हम लोग सभी सुनते चले आए कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कहते कि नहीं? अच्छा, कर्ता क्या होता है? ध्यान दें, कर्ता एक शब्द भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का भी हो सकता है, 2-4 शब्द का भी मिलके हो सकता है, और एक क्लॉज भी हो सकता है। दूसरी बात, ये कर्ता हमारा एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट्स में जीरेंड या इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर भी हो सकता है। लेकिन ये कहाँ होता है? हमेशा सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता हमेशा वाक्य के पहले होता है। कोई भी सेंटेंस शुरू होगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह आज मुझे एक किताब दे रहा है, तो वह ये दिया सबसे आगे नंबर 1 पर। वह क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट है, वाक्य के हमेशा शुरू में होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम नहीं पहचान पाते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये कर्ता है? तो मैंने बताया दूसरे पॉइंट में, पहले मैं बताया कि कर्ता हमेशा वाक्य के पहले होता है। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो आप उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए, कौन से या किसने या किसे या किन्होंने। तो इस प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। इसी में देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा कि वह आज मुझे एक किताब दे रहा है, तो इतना यहाँ से शुरू करिए कि आज मुझे किताब कौन दे रहा है। उत्तर आया वह। करेक्ट। मुझे आज किताब पढ़ना चाहिए, तो आज किताब किसे पढ़नी चाहिए? उत्तर आया मुझे पढ़नी चाहिए। एक सुंदर लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, तो सड़क पर कौन दौड़ रहा है? एक सुंदर लड़का। लड़का भन्नी कहेंगे आप, समझ गए? क्योंकि मैंने क्या कहा कि कर्ता आपका एक शब्द का भी, वर्ड का भी हो सकता है, और एक सुंदर लड़का क्या है? ये फ्रेज है। ठीक है, आप बात समझ गए ना? तो हम सब्जेक्ट को कैसे पा सकते हैं? ये एक तो अंदाज लगाइए कि हमेशा वाक्य के पहले होता है। अगर ना पता कर पाएँ तो कौन से क्वेश्चन करिए, या किसने से प्रश्न करिए, या किसी से प्रश्न करिए, या किन्होंने से प्रश्न करिए। क्रिया से ही प्रश्न करेंगे, उसमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका कर्ता होगा। दूसरी बात, कर्ता इसमें बताया मैंने 2 प्रकार के। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन का, जिससे एक वस्तु का बोध होता है, वो एक वचन का होता है, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम। दूसरा बताया मैंने प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का आशय है जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वो आपका प्लूरल नंबर कहलाएगा। आई, बी, यू, दे, ये आपके प्लूरल नंबर में आते हैं प्रोनाउन। और वस्तुएं, व्यक्तियों, ठीक है, जो भी एक से अधिक होंगे वो प्लूरल में आएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 पर वर्ब की। वर्ब क्या होती है? तो बच्चों, वर्ब क्या होती है? नंबर 2 पर वर्ब देखिए, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कार्य का होना, होने या करने का भाव होता है। या तो कोई कार्य अपने आप हो जाएगा, या तो कोई कार्य होगा, या कोई कार्य किया जाएगा।
समझ गए? वो क्रिया होती है। ये कहाँ पाई जाती है? वाक्य के अंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमेशा वाक्य के अंत में पाई जाती है। ठीक है, यानी कर्ता शुरू में होगा, अब आप पीछे से शुरू करेंगे, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में पाई जाएगी, लास्ट में। ठीक है, जब अंत में पाई जाएगी तो अब क्रिया तो दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी के वाक्य में पहले आई। ठीक है, तो मेन वर्ब होती अंत में कि हेल्पिंग वर्ब होती है? तो मित्रों, जिससे वाक्य को आप पहचानते हो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अंत में पहले होगी आपकी, जिससे पहचानोगे रहा है, ये आपकी होगी क्या? हेल्पिंग वर्ब। और उससे लगी हुई पीछे की तरफ होगी मेन वर्ब। यानी ये दोनों अंत में हैं। ठीक है, जब अंत में ये दोनों हैं तो हमें ये पहचानना है कि भैया हम जिस वर्ड से पहचानते हैं टेंस को, मूड को, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी वाक्य के जिस शब्द से टेंस को पहचाना जाए वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। टेंस को पहचाना जाए, मूड को पहचाना जाए, अवस्था को पहचाना जाए तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, और उसमें जो क्रिया हो रही होगी वो मेन वर्ब होगी। तो देखें, वर्ब हमेशा अंत में होती है, लेकिन ये ध्यान दे लो कि जो लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में जिससे पहचानते हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बगल में लगा हुआ शब्द हमेशा मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, दूसरी पहचान ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब तो पहचान जाएंगे कि रहा है, चुका है, सकता है, चाहिए। मेन वर्ब कैसे पहचाने? तो मेन वर्ब पहचानने के लिए, मुख्य क्रिया पहचानने के लिए आपको ना नी ने लगाना पड़ेगा। क्रिया में प्लस ना नी ने लगा दीजिए, इससे पता चल जाएगा मेन वर्ब का। ठीक है, जैसे इसमें दिया कि वह आज मुझे एक किताब दे रहा है, रहा है आप समझ गए, इससे वाक्य को पहचाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने कहा ना कि जिस शब्द से आप टेंस को पहचानते हैं वाक्य के, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बगल में लगा हुआ वर्ड ये क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। और इस मुख्य क्रिया को पहचानने के लिए हम उसमें ना नी ने लगाना पड़ता है। जैसे दे दिया है, दे रहा है, दे, तो दे में ना लगाया तो देना हो जाएगा। देना, खाना, पीना, उचकना, नाचना, तोड़ना, मरोड़ना, पटकना, फाड़ना, चीरना, क्या है ये? ना नी ने। करना, पीना, फेंकना, लिखना, पढ़ना, ना आ रहा सब में, तो दीज आर द मेन वर्ब्स। करेक्ट? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मेन वर्ब को पहचान लेंगे। ठीक है, अब बात आती है तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानें। तो बच्चों आप ध्यान दें, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट देखें। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। कर्म, कर्म कब होगा? वाक्य में जब कोई क्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो रही है तो कोई कर्म नहीं होगा। क्रिया होने का मतलब है कोई एक्शन वर्ब, समझ गए? अगर कोई एक्शन वर्ब होगी तभी कर्म होगा। और ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है। ये कहाँ होता है? पहली बात तो आप देखें कि हिंदी वाक्य में ये हमेशा क्रिया के पहले होता है। पहला बिंदु है कि ये क्रिया के पहले होता है। ध्यान दीजिए, कहाँ होता है बेटा? क्रिया के पहले होता है। जैसे देखें इस सेंटेंस में आपने देखा कि दे रहा है, ये तो हो गया सब्जेक्ट, पीछे आए तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे, देना हो गया मेन वर्ब। अब इसके बगल में जो वर्ड लगा है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट मैंने बताया दो तरीके का, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सजीव ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें भी देखिए कि वह आज मुझे एक किताब दे रहा है। क्या दे रहा है? किताब दे रहा है। किसे? मुझे। यानी इसमें ये दे दिए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसमें। एक आपका ये निर्जीव है, ये आपका सजीव है। यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम कैसे पहचाने कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो जिस प्रकार से हम क्रिया से प्रश्न करके कर्ता को खोजते हैं, कौन, किसने, किसे, किन्होंने, ये इनसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर हम क्रिया से प्रश्न करें
तो हमें ऑब्जेक्ट की प्राप्त होगी। लेकिन कौन से शब्द से प्रश्न करें कि आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाए? तो देखें, आप ऑब्जेक्ट को पाने के लिए यदि आप वाक्य की क्रिया से क्या या किसको से प्रश्न करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाती है। क्या या किसको से, जैसे आपने अगर क्या से प्रश्न किया तो ऑब्जेक्ट मिलेगा और किसको से प्रश्न किया तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर आप कहो कि सर ऑब्जेक्ट एक होता है, आप दो से प्रश्न कैसे करवा रहे हो? इसलिए क्योंकि यदि आपको क्या से प्रश्न करेंगे, इसमें क्या से करिए आपको समझ में आ जाएगा। वह आज मुझे एक किताब दे रहा है, तो वह आज मुझे क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? एक किताब। यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या से पता करने से चल जाएगा। यानी जब आप क्या से प्रश्न करेंगे तब आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट पता चलेगा, और अगर आप किसको से क्रिया से प्रश्न करोगे तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब किसको से प्रश्न कर लो, वह आज एक किताब किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? तो मुझे दे रहा है, अर्थात ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी अगर क्या या किसको से आप प्रश्न करें तब आपको ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करें। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है बच्चों? एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किससे रिलेट करता है, किससे संबंध स्थापित करता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट से स्थापित करता है। चौथे नंबर पर है क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपका पहला जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किससे स्थापित करता है? सब्जेक्ट से स्थापित करता है संबंध। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से संबंध स्थापित करता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आप उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने लिखा कि माई फादर इज अ डॉक्टर, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए मेरे पिता डॉक्टर हैं, तो मेरे पिता क्या हैं? डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? मेरे पिता। इसका मतलब है कि ये सीधे संबंध किससे स्थापित कर रहा है? सब्जेक्ट से। इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये क्रिया के बाद आया है, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर आया है, लेकिन ये रिलेट किससे कर रहा? सब्जेक्ट से। ठीक है, हम कह दें सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो वह क्या है? गर्ल है। यानी गर्ल किसके लिए है? सी के लिए है। यानी ये गर्ल रिलेट किससे कर रहा? सी से कर रहा, सब्जेक्ट से कर रहा, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया कि जो भी वर्ड दिया होगा वो ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा। जैसे हम कहें दे अपॉइंटेड मी ए टीचर, लिखा मैंने। अब आप इसमें देखें कि इसमें तो वर्ब दी है तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट को सर्च करना है। तो देखिए दे अपॉइंटेड मी ए टीचर, अब दे का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ढूंढने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से ही रिलेट करेगा। तो हम ऑब्जेक्ट को देखें, अपॉइंटेड मी ए टीचर, दो वर्ड दिए हैं, उन्होंने अपॉइंट किया मुझे, क्या किया? ए टीचर। टीचर कौन है? मी, क्योंकि मैं ही तो टीचर बना हूँ, इसका मतलब है टीचर रिलेट टू मी, टीचर का रिलेशन किससे है? मी से है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट भी खोज सकते हैं, वर्ब भी खोज सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी खोज सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी खोज सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस में सारी चीज़ें हम लोग खोज के देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक वाक्य लिखा कि वह आज मुझे एक किताब दे रहा है, तो ये तो मैंने इसलिए लिखा कि आपका ट्रांसलेशन के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश में वर्ड होगा तब हम उसे कैसे खोजेंगे? जैसे इंग्लिश में सेंटेंस दिया कि ही इज़ गिविंग मी ए बुक टुडे। ठीक है, तो ही क्या है? आपने देखा सबसे पहले होता है, सब्जेक्ट हो गया। इज़ क्या है? इससे टेंस पहचाना तो हेल्पिंग वर्ब हो गई।
गिविंग में आईएनजी लगा है तो ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि वर्ब में ही आईएनजी लगता है। अब मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? इसको पहचानना है। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट को पहचानने के लिए भी क्वेश्चन करते हैं, कौन, किसने, किसे, किन्होंने, तो आपको ही पता चलेगा। अब आपको ऑब्जेक्ट पता करना है कि ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या या किसको से प्रश्न करना है। क्या से प्रश्न करोगे तो आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको से प्रश्न करोगे तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। ही इज गिविंग मी ए बुक, वह मुझे आज एक किताब दे रहा है, तो वह मुझे क्या दे रहा है? एक किताब। तो ये आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। किसको से प्रश्न करोगे तो आपको सजीव पता चल जाएगा। किसको से प्रश्न करने पर क्या पता चलता है? सजीव ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज गिविंग मी ए बुक। अब किसको से कर लो, वह एक किताब आज किसे दे रहा है? किसको दे रहा है? किसे कह दो या किसको। ठीक है। तो किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है। अब बचा क्या? टुडे। तो टुडे की गिनती किस में आ जाएगी? टुडे की गिनती आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन अब इसमें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये किसी से कोई रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको आप यू कैन से ओनली दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। यदि डबल वर्ड दिए होते तो फिर आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी खोज सकते थे और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी खोज सकते थे। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि हम इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो भी हम इन प्रश्नों के माध्यम से सब्जेक्ट को खोज सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस प्रकार के वीडियोज़ आपको देता रहता हूं। और घंटी वाला बटन तो बनते ही है, इसको तो दबा ही लीजिए, क्योंकि आपके ये वीडियो हमेशा काम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।